मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव कई मामलों में अलग दिखाई पड़ रहा है। अब तक जनहित के मुद्दों पर होती आई मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई जातीय समीकरणों पर फोकस होती जा रही है। जातिवाद में उलझे उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसे हालात मध्य प्रदेश में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। एमपी में पहली बार सामाजिक समीकरणों पर जोर है। राजधानी भोपाल में एक कर सामाजिक सम्मेलन हो रहे हैं। सामाजिक संगठन शक्ति प्रदर्शन कर अपनी मांगे मनवा रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दल भी उन पर मेहरबान है। हमने पहले ये तय कर दिया कि सभी पाठ्य पुस्तकों में भगवान परशुराम जी की पूरी जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी। मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी की नीलाम करेंगे। जितने संस्कृत के छात्रावासी विद्यार्थी हैं उनको 1 से 5 तक को 8,000 रुपया और 6 से 12 तक को 10,000 रुपया उस काम के लिए प्रदान किया जाएगा। हमने तय किया भगवान परशुराम जयंती के दिन शासकीय अवकाश रहेगा। आज मध्य प्रदेश में लगभग 55% ओबीसी है और ओबीसी वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। मैंने शुरुआत करी कि 27% दिया जाए, 27% आरक्षण हुआ। हमारी सरकार आएगी, हम जातिगत मतगणना कराएंगे। तो मैं तो आपसे इतना कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता हमारा पिछड़ा वर्ग है, हमारा ओबीसी है। हम मिलकर प्रदेश को एक सही पटरी पर लाएंगे। दोनों ही पार्टियां इस मामले को लेकर आमने सामने भी है। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश का हर वर्ग उसके साथ है। सामाजिक सम्मेलनों में जो भी ऐलान सरकार कर रही है उसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। वोट के लिए जाति और धर्म की आड़ लेना कांग्रेस की संस्कृति है, न कि बीजेपी की। तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार बचवाने की छटपटाहट करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि वो सत्ता में वापस लौटने वाली नहीं है, इसीलिए वो अब इस तरह के जतन कर रही है। बड़ी तकलीफ हो रही है कांग्रेस को, क्योंकि उनके दरवाजे पे कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि संभावनाएं कहीं दिखती नहीं है। लोग वहां जाते हैं जहां संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनने की है। जो भी संगठन है उनको एक अपेक्षा होती है, ये पच नहीं पा रहा है कांग्रेस से, ये पीड़ा है उनको। कोई जाति हो, सब प्रताड़ित हैं। ब्राह्मण से लेके आदिवासी लेके एससी से लेके ओबीसी ठाकुर सब प्रताड़ित हैं और प्रताड़ना के आधार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस सरकार आएगी। मध्य प्रदेश में जातीय समीकरणों पर ज्यादा जोर भले ही पहली बार दिया जा रहा हो, चुनाव नतीजे पहले भी इन समीकरणों से प्रभावित होते आए हैं। 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तो इसमें आदिवासी वोटों की एकजुटता का बड़ा योगदान था। इस बार दोनों पार्टियां आदिवासियों को साधने के साथ बाकी वर्गों को भी अपने पाले में लाने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें किसको कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा चुनावी सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। मध्य प्रदेश की सियासत में क्यों चली जातिवाद की हवा? जातियों को साधने की जंग में कौन मारेगा बाजी? क्या यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ेगी मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत? और क्या जाति समीकरण पर उम्मीदवारों का भी होगा चयन? तो आज के एजेंडा की ये अहम बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द जो हमारी आज की चर्चा है वो केंद्रित रहेगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, चुनाव के तमाम सारे फैक्टर नजर आ रहे हैं। लंबे समय से हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जातियों के सम्मेलन राजधानी भोपाल में आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में ही नहीं, जो रणनीति है राजनीतिक दलों की, खासतौर पर अगर हम बात करें सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की, तो अलग अलग जगहों पे ये भी देखा जा रहा है कि किस अंचल में किस जाति के वोटर
ज़्यादा हैं, उसी के अनुसार रणनीति भी बनाई जा रही है। जिस तरह से सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, सम्मेलन के जरिए जिस तरह से उस वर्ग को साधा जा रहा है और वो वर्ग भी अपनी मांगें सामने रख रहा है, न केवल मांगें सामने रख रहा है बल्कि जब चुनाव होंगे तो अपने जाति के लिए टिकट की भी मांग हो रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ में मौजूद हैं। रमेश शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत करूंगा रमेश जी आपका। हमारे साथ सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत है। और अवनीश बुंदेला जी हैं, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है। सनवर पटेल साहब, सबसे पहले आपके पास में ही आता हूं। लगातार सम्मेलन चल रहे हैं और सम्मेलन में तमाम सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, जिस वर्ग का सम्मेलन है, जब सम्मेलन होता है जाहिर सी बात है कि तमाम सारी मांगें उसकी होगी, तमाम सारी उम्मीद उसको आपसे होगी और उसी के अनुसार उनको कहीं ना कहीं तोहफे भी दिए जा रहे हैं, तमाम तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। क्या माना जाए, अलग अलग वर्ग जिस तरह से तरीके से लामबंद हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी या फिर आपकी सरकार उस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ पैटर्न बदला है मध्य प्रदेश का? यूपी जैसा दिख रहा है यहाँ पर? नहीं राजेश जी, देखिए इसमें पैटर्न बदलने वाला विषय नहीं है। असल में जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं या कोई भी राजनीतिक दल समाज क्षेत्र में काम करता है तो उसकी ड्यूटीज होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हर क्षेत्र के हर वर्ग के साथ जाकर अपना संवाद करे, उनके बीच में जाकर अगर उनकी कोई समस्या है तो उनको दूर करने का प्रयास करे। और फिर भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश ही नहीं सारी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनका तो मुख्य वाक्य है कि सबका साथ और सबका विकास। तो सभी वर्ग के लोग अगर कोई छूटे हैं, अगर कहीं कोई कमी रही है, उनसे बातचीत करके, उनसे संवाद करके और उनकी बातों को सुनकर उनकी कोई अगर समस्या है तो उसको हल करना, अगर कोई मांग है तो उसे पूरा करना। तो ये उसी कड़ी में सामाजिक सम्मेलन है, सभी वर्गों के साथ बैठना और उनके साथ बैठकर उनकी बातों को सुनना और कोई अगर कमी है तो उसको हल करना। तो इसमें कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं है कि अलग अलग कोई जाति के साथ बैठना या अलग अलग वर्ग के सम्मेलन। ये तो सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। चलिए, सबका साथ सबका विकास। अवनीश बुंदेला जी, क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इन सम्मेलनों में शिरकत कर रही। जाहिर सी बात है, जब चुनाव हैं और अलग अलग जाति के सम्मेलन हैं। आपने भी कहा है कि 27% आरक्षण देने की आपने जिस तरह से बात कही है, और आप न केवल राजधानी भोपाल में जो सम्मेलन, बल्कि जो कांग्रेस की रणनीति दिख रही है वो अलग अलग क्षेत्रों में भी दिख रही है। आप बुंदेलखंड से आते हैं और बुंदेलखंड में भी आपका जिस तरह से यादव समाज को साधने को लेकर वहाँ पर भी अलग अलग जो चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उसी के पास जाता है अलग अलग जो वर्ग है, जिससे कहीं ना कहीं उसकी संभावना दिखती है। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो आप ये देखें, ये जो सबका साथ सबका विकास है ना, ये जुमलेंद जो हमारे अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके अनुसार ये चुनावी जुमला है। तो ये कहीं किसी का विकास हुआ नहीं है। वैसे ब्राह्मण बनिए तो इनकी जेब में है, पहले मुरलीधर राव कह चुके हैं। अब बचते ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग। तो आप ये समझें कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको शिवराज सरकार ने, भाजपा ने पिछले 18 साल में ठगा ना हो। आदिवासी के नाम पर आपने कई सारे इवेंट कर डाले, आपने कई इमारतों, स्टेशनों के नाम बदल, लेकिन आज भी आप देखें आदिवासियों की हालत बद से बदतर है। आदिवासियों को ना तो उनका अधिकार मिल रहा, ना उनकी जंगल में जो जमीन है वो जमीनें छीन ली जा रही हैं, ना ही उनकी सुरक्षा पूर्णता। आप देखें, सुरक्षा भी खतरे में। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार आदिवासियों में सबसे ज्यादा बढ़े हैं शिवराज शासन काल में। इसके अलावा आप देखें राजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी वर्ग आज देखें, आज हर वर्ग कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि हर वर्ग को भाजपा ने, शिवराज सरकार ने पिछले 18 साल में निरंतर ठगा है। चाहे कोई वर्ग देख लें, आप यादव समाज देख लें, आप लोधी समाज देख लें, आप कुशवाहा समाज देख लें, कोई भी समाज देख लें, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके नाम का एक इवेंट करते हैं। बहुत शुरुआत हुआ तो उनका एक सम्मेलन कर देंगे, भोज आयोजित कर देंगे। वैसे भी भोज के ऊपर पहली बात हो चुकी है कि सारे सरकारी पैसों से इस तरह के भंडारे आयोजन किए जा रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से विधानसभा कोष में ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो यही बस इनका काम बचा है। बाकी मुझे बताएं,
ना तो इन्होंने पूर्णतः लोगों को रोजगार दिया, ना ही उनको आप किसानों की बात करें तो ना ही किसानों को उनकी फसल की उचित कीमतें दी, ना ही आज तक खेती लाभ का धंधा बन पाया। हाँ, जुमलों में बन गई, ये अलग बात है। तो यही हाल है इस समय, और हर वर्ग जो ठगा महसूस कर रहा है, और भ्रष्टाचार तो चलिए अवनीश जी, आता हूं दोबारा आपके पास में आऊंगी, इससे आगे की भी बात करूंगा। रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। रमेश शर्मा साहब, जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो अब तासीर और तस्वीर जो दिख रही है इलेक्शन की, और जो जातिवाद की एक हवा चलती दिख रही है, कि मुझे लगता है कि इतने सम्मेलन, ठीक है सम्मेलन चुनाव के वक्त होते हैं और हर वर्ग की जो मांगे हैं वो उन मांगों को लेकर सरकार, क्योंकि हर वर्ग ये भी जानता भी है कि ये उचित समय है जब चुनाव का वक्त है, जितना भी जो कुछ उसके वर्ग के भले के लिए सरकार की तरफ से आ जाए या विपक्ष में जब दावेदारी कर रहे हैं उनकी तरफ से आश्वासन आ जाए। क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं इस जातिगत हवा को मध्य प्रदेश में आप? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि सामाजिक संगठनों को सक्रिय होना चाहिए और उनको जागृत होना चाहिए। इससे सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके निराकरण होते हैं। लेकिन सामाजिक समस्याओं का राजनीतिकरण से हमको बचना चाहिए, और राजनीति को सामाजिक स्थिति को, जो खासतौर से जातिवाद है, जातिवाद को मैं समझता हूँ मजबूत जो किया था वो अंग्रेजों के समय मजबूत किया था। भारतीय परंपरा में जातियां होती नहीं थी। तो कुल मिलाकर के ये जो कहीं ना कहीं इसको जन समस्याओं का निराकरण करना बहुत अच्छी बात है। जैसे इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है पुजारियों को 5,000 रुपए का मानदेय देने की, मंदिरों की जमीन की नीलामी को लेकर के भी बात आई है, छात्रवृत्ति को भी लेकर के बात आई है। इन सारी घोषणाओं का तो स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इस पर यह सावधानी भी बरतना चाहिए कि भारतीय समाज समरस होकर के एक रूप रहे। कहीं ना कहीं उसमें तो जाति बाधा ना बने, ना धर्म बाधा बने, ना कोई उपासना पद्धति बाधा बने। पूरा राष्ट्र का एक स्वरूप जो है वो कहीं ना कहीं एक होना चाहिए। ये सावधानी जरूर बरती जाना चाहिए। राजनीतिक हित के लिए भारतीय जनमानस जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई रेखाएं ना खींचे, उसमें कोई दूरियां ना बढ़े, ये सावधानी बरती जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो थोड़ी सी गिरावट हम देख रहे हैं कि कई बार जो शॉर्टकट होते हैं उन शॉर्टकट में राजनीति दूसरी जगहों में चली जाती है। तो अब आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ बुद्धिजीवियों को आगे आकर के राष्ट्र के स्वरूप पर चिंता उसमें होगी। चलिए सनवर पटेल साहब, एक बात और है, ठीक है अलग अलग जातियों के सम्मेलन, और जब सम्मेलन आयोजित हो रहा है तो उनको जो उनकी मांगे हैं उनके अकॉर्डिंग उन पर वो बातें, वो सौगात भी उनको कही जा रही है कि जिस तरह से हमने देखा सम्मेलनों में सरकार की तरफ से जिस तरह का ऐलान है, या फिर कांग्रेस जिस तरह से इन सम्मेलनों के जरिए कहती है कि उनकी सरकार आएगी तो इन मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल इस बात को लेकर है कि एक ये भी कहा जा रहा है इस बार कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर अलग अलग वर्ग के सम्मेलन हो रहे हैं और टिकट की भी दावेदारी हो रही है, ये कैसा एक चुनौती नहीं होगा, एक चुनौतीपूर्ण डिसीजन नहीं होगा? क्योंकि अगर एक कोई विधानसभा है उसमें अलग अलग कास्ट के हैं, सीटें भले वहां से 25 आ रही हैं, 26 आ रही हैं, 10 आ रही हैं, 6 आ रही हैं, तो ये एक चुनौती नहीं होगी पार्टी के सामने? देखिए राजेश जी, मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई बात इस प्रकार के सम्मेलन में नहीं आ रही है। ये कांग्रेस के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। देखिए कांग्रेस के हमारे विद्वान साथी लगातार किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे साहब 18 सालों में कौन वर्ग जिसे ठगा नहीं। अरे साहब ठगा तो आपने था कि आज 19 साल पहले क्या स्थिति थी हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं की, आज क्या हमारी प्रति व्यक्ति आई थी। अरे 16,000 और 20,000 से 1,36,000 रुपया, तो सारे 60 सालों में मिलाकर आपने 16,000 तक पहुंचाया था, और आज 1,36,000 किसने ठगा और किसने विकास किया, किसने समृद्धशाली बनाया? आपने कहा आदिवासी भाइयों बहनों को ठगा। अरे आदिवासी भाई बहनों को, जो जनजाति भाई क्षेत्र है हमारे, वहां सड़कें नहीं होती थी, वहां बिजली नहीं होती थी, वहां पानी नहीं होता था। तो एक जनजाति भाई बहन को 5-5 और 10-10 किलोमीटर दूर पीने का पानी लेने जाना पड़ता था। तो किसने ठगा है? ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि ठगने वाला कौन है और उनकी चिंता करने वाला कौन है। आज मध्य प्रदेश समृद्धशाली बना है, आज मध्य प्रदेश बीमारू से विकास की ओर बढ़ा है और विकसित हमारा प्रांत बना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी नीतियों के कारण बना है। हमारे जो नेता है, हमारा जो नेतृत्व है, उसकी नेक नियत के कारण बना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस नहीं समझ पाएगी। अब उन्होंने कह दिया कि सरकारी बजट के बारे में उन्होंने बात कही। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 365 दिन मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करने वाली पार्टी है, और सामाजिक सम्मेलन में भी जो बात आती है
उसमें सामाजिक सम्मेलन में जो जो भी समस्याएं सामाजिक है उसको दूर करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। आज ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर आपने बात कही, तो ब्राह्मण सम्मेलन जब हुआ तो क्यों हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो पुजारी हैं, उनको, उन पुजारी जो महाशय हैं, उनको क्यों 5,000 रुपये नहीं मिलना चाहिए? क्यों उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि जमीनों की नीलामी, कृषि भूमि की नीलामी उनके हाथ में हो? तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां समाज क्षेत्र में चिंता करने की आवश्यकता है वहां चिंता करके और उन परेशानियों को दूर करने का काम करती है। अवनीश जी, ये भाजपा सरासर झूठ बोलती है और सनवर भाई भी बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हैं। अगर प्रदेश समृद्धशाली बना होता तो ये हर समाज का वर्ग, समाज के लोग आज कांग्रेस की तरफ उम्मीद से नहीं देखते। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने काम किया है तो आपको क्या आवश्यकता है? अगर आपने 18 साल ईमानदारी से काम किया होता तो आपको आज सब इन वर्गों को साधने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिवराज जी निरंतर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हकीकत ये इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और समृद्धशाली की बात करते हैं आप, मुझे बताएं क्या भाजपा के लोग क्या पाषाण युग से आए कि पहले ये नहीं था, सड़कें नहीं थी, वो नहीं था? अरे भैया सब कुछ था, एयरपोर्ट थे, स्टेशन थे, सड़कें थी, मेडिकल कॉलेज थे, इंस्टीट्यूशन थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन था जिसको आपने बेचा, निरंतर बेच रहे हो। कितने थे? 1971 कितने थे ये भी पूछ लीजिए राजेश जी। राष्ट्रीयकरण हो गया था जिनको आपने बेच दिया है। राजेश जी इनसे पूछ लीजिए कितने थे? अरे भैया सुन लो, निरंतर ये भ्रम फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज भाजपा ने इस प्रदेश को बिल्कुल कहते हैं ना जाति संघर्ष की ओर ढकेल दिया है। कहीं ना कहीं इनके शासनकाल में मॉब लिंचिंग, मारपीट, धर्म के आधार पर हत्याएं ये आम बात हुई है। आप पता करें आदिवासियों की हत्या के मामले में क्या आप भूल गए नीमच की घटना? नीमच में एक व्यक्ति को किस तरह से घसीट कर मार डाला था दबंगों ने? क्या आप भूल गए नेमावर की घटना कि एक परिवार के 6 लोगों को, आदिवासी परिवार के 6 लोगों को 50 फीट जमीन के नीचे गाड़ दिया था? ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं। और ये लेकिन ये सदैव झूठ फैलाते हैं। हम तो ये कहते हैं अगर इतना समझशाली बना था तो आज ही टीटी क्वालिफाई बच्चे यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हो, पिछले कई सालों से बैठ रहे हैं। 1,94,000 टीटी क्वालिफाई बच्चे आपने 2011 से प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियां बंद कर दी हैं। आपने वर्ग 4 की पोस्टें खत्म कर दी, नियुक्तियां खत्म कर दी। आप भूल रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा आज की तारीख में स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग में मिलाकर पद खाली हैं। और अन्य विभागों की तो बात क्या करूं, पीएससी की आप देखें पिछले 5 साल से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। और किसानों के मामले में जितना भ्रम इस सरकार ने फैलाया है, जितना किसानों की सरकार ने ठगा है, लेकिन अवनीश जी लेकिन इतने तमाम सारे मुद्दे हैं। ये पुजारियों की बात कर रहे थे, 150 रुपए मिलता था। कमलनाथ जी की 15 साल इन्होंने छुआ नहीं उस विषय को। कमलनाथ जी की सरकार ने उसको 150 से 600 रुपए बढ़ा के किया। आज ये बात कर रहे हैं 4,000 5,000, पहले क्यों नहीं किया आपने? राम वन गमन पथ के लिए किसने काम किया? कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया। 100 रुपए में 100 बिजली किसने दी? हमने दी। सिर्फ घोषणाएं की, कहीं कुछ नहीं दिया, सिर्फ घोषणाएं की। महाकाल मंदिर में घोटाला किया है इन्होंने। आप देखें ऐसी मूर्तियां लगाई कागज की, प्लास्टिक। लेकिन अवनीश जी इतने तमाम सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, अवनीश जी इतने तमाम सारे मुद्दे हैं, अवनीश जी इतने तमाम सारे मुद्दे हैं, फिर क्यों सम्मेलनों की तरफ जाना पड़ रहा है? देखिए आज हर वर्ग जो है, कई सारे वर्ग राजेश जी आज कांग्रेस की तरफ, कमलनाथ जी की बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि उनको निरंतर ठगा है। आपको याद कर लें वो प्रीतम लोधी थे, उन्होंने क्या नहीं कहा था मुझे बताएं? प्रीतम लोधी की क्या शिकायत थी? उमा भारती की क्या शिकायत है? जो इनकी पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हमारे समाज को दरकिनार किया गया। आप कई कुशवाहा नेता देख लें, उनकी क्या शिकायत है? यादव समाज के नेता देख लें, उनकी क्या शिकायत है? ये सदैव इन्होंने ठगने का काम किया है। और चाहे ओबीसी के अलावा SC ST वर्ग हो, वो भी आज इनसे नाराज है। क्या है ये माइका लाल? शिवराज जी को क्यों कहना पड़ा था माइका लाल? आप याद कर लें क्या हुआ था ग्वालियर में 2018-2017 में। इन्होंने हर वर्ग को ठगा राजेश जी। और इन्होंने ये जो लूट की सरकार धनबल के पर अर्जित की है, बनाई है। चलिए सनवर जी कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे, उसके बाद में रमेश जी। मध्य प्रदेश की जनता जानती है राजेश जी किस प्रकार से 15 माह की सरकार ने त्राहिमाम मचाया, किस प्रकार से 15 माह की सरकार ने दलाली का अड्डा वल्लभ भवन को बनाया, किस प्रकार से 15 माह की सरकार ने घोषणा पत्र से काम नहीं चला तो वचन पत्र लेकर आए। एक नहीं 974 वचन पत्र आपने अपने वचन पत्र में दिए और एक भी वचन पूरा नहीं किया, झूठ बोला। मध्य प्रदेश की जनता ये जान गई और कांग्रेस के नेताओं ने ये देख लिया
दिया कि किस प्रकार से जो अच्छे कांग्रेस के नेता थे उन्होंने ये देखा कि आप उन वचन को पूरा नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वचन पूरा कीजिए वरना मैं रोड पर उतर जाऊंगा। और आपने कहा आपका दम, आपका घमंड, आपके दम ने कहा, कमलनाथ जी के घमंड ने कहा उतर जाइए, और उतर गए। और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया। आपने जो त्राहिमाम मचाया था, आपने जो हाहाकार मचाया था, उस त्राहिमाम और हाहाकार से मध्य प्रदेश को निकालने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बंद कर दी थी, उनको पुनः चालू करने का काम किया। आज आपको सहन नहीं हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप सरकार नहीं संभाल पाए, आप अपने अच्छे नेताओं को संभाल नहीं पाए, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है उसका नकल करने का काम करते हो। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो काम करता है, अगर मंडल स्तर पर काम करता है तो आप नकल करते हो और मंडलम लाते हो। आज लाडली बहना 1000 रुपए प्रति माह भूतो न भविष्यति, आपने न कभी सोचा था न कभी देखा था। आपने अपनी सरकारों में कभी किसी बहन को 1500 रुपए नहीं दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नकल करते हुए आप 1500 रुपए की योजना की बात करने आए हैं। सिर्फ बातें हैं। कांग्रेस की सरकार में मात्र 30,000 करोड़ का बजट होता था, आज लाडली बहना का बजट 43,000 करोड़ रुपया है। कहां से आप पैसे लाएंगे, कहां से आप बजट लाएंगे? अरे ना नो मन तेल होगा, ना कांग्रेस नाचेगी। आप सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। इसके अलावा कांग्रेस दोनों मेहमानों की बात आ गई है। मैं रमेश जी के पास सीधे आ जाता हूं। रमेश जी, बिल्कुल आपसे चर्चा सुन रहे हैं हमारे जो दोनों मेहमान हैं। मेरा सवाल अब इस बात को लेकर है, जिस तरह से अवनीश जी कह रहे थे, अवनीश जी ने तमाम सारे मुद्दों का जिक्र किया। यहाँ पर महाकाल लोक परिसर में क्या हुआ, मैं रमेश शर्मा जी की टिप्पणी चाहूंगा इस पर। यहाँ सनवर रमेश शर्मा जी आप बहुत विद्वान हैं, तमाम सारे मुद्दों के मैं सीधे रमेश जी से आता हूँ अपने सवाल के साथ। रमेश जी, ठीक है, ये तो बिल्कुल तय है, दोनों जिस तरह से करें मुद्दे तमाम सारे हैं और उन मुद्दों को चुनाव में आना चाहिए और उस पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो सम्मेलन का जिसका जिक्र आज अपने एजेंडे में कर रहे हैं, क्या जाति पर जिस तरह से जोर दिख रहा है उसमें जो बुनियादी मुद्दे हैं वो किस ओर जाते दिखेंगे, कहां दिखेंगे वो जो मुद्दे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात आपने सही कहा कि जातिवाद अगर बढ़ेगा और जातीय मुद्दे अगर बढ़ेंगे तो जो आधारभूत मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे। तो मैं समझता हूं सामाजिक समस्याओं का निराकरण सरकार को करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जो विभाजन वाला विषय है इसको सरकारें अगर इससे दूर रहे, राजनीति भी इससे दूर रहे तो ज्यादा अच्छी होगी। और एक अवनीश जी को जरूर कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से महाकाल लोक में जो मूर्तियां टूटी हैं वो चिंता की बात है, और किस तरीके से वो उन्होंने ऐसा बना रखे थे कि एक हवा में वो बह गए। मैं समझता हूँ सरकार को इस पर नए सिरे से अच्छे से जांच की जाना चाहिए। महाकाल पर मेरी टिप्पणी ये मैंने कहा भी है किसी चैनल में। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सामाजिक आयोजनों में राजनीतिक दलों को जाना चाहिए, क्योंकि वो भी समाज के अंग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश ना चला जाए कि राजनीति भारतीय समाज को जाति के आधार पर विभाजन करने का काम कर रही है। मेरा बस चले तो जाति आधार के जितने कानून है उनको किनारे कर कहीं ना कहीं एक भारतीय स्वरूप निकल करके आए और एक सामाजिक समरस स्वरूप समूचे भारतीयों का बने। आप मुझे देख लीजिए, दुनिया में सब देशों को आप देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, अमेरिका में देख लें, आप पाकिस्तान में देख लें, वहां पर कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि विकास अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं सामूहिक समरसता होनी चाहिए, समाज को एकजुट आना चाहिए। राजनीति को इस मामले में क्या सर, एक बस वक्त की कभी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कर लेता हूं कि क्या यही वजह है मध्य प्रदेश की, अगर जिस तरह से चुनावी तस्वीर देखें, आपका एक लंबा करियर रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, तमाम सारे आपने चुनाव देखे हैं, क्या यही कारण है कि इस बार का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा तमाम सारे दल दिख रहे हैं, जैस दिख रहा है, ओबीसी की पार्टी वहां पर दिख रही है, आम आदमी पार्टी दिख रही है, अलग अलग जाति से संगठन से रिलेटेड दिख रहे हैं, क्या यही वजह है इसके पीछे? निश्चित रूप से बिल्कुल यही कारण है। कहीं ना कहीं अब जो संघर्ष होगा तो संघर्ष, चूंकि बराबरी जैसी स्थिति का संघर्ष वोट का प्रतिशत लग रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को जाति आधार पर ही दूसरे से वोट तोड़ना, ये स्थिति तरफ ज्यादा जा रहा है। कहीं ना कहीं उनको कितना मिलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता। जितने संगठन जातीय आधार पर राजनीतिक दल बने हैं, इनका उद्देश्य कहीं ना कहीं उसको तोड़ना ही है। इसको चलिए, तो एक अलग तरह की जो चीजें हैं,
बिल्कुल सही है, अलग अलग वर्ग अलग अलग जाति सम्मेलन होना चाहिए और जो उनकी उस वर्ग से उस जाति से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको लेकर मांग भी होना चाहिए। सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वाभाविक सी बात है वो कहेंगे कि हम आपके लिए करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की हम बात करें, तो वो भी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनकी मांगों को पूरा करेंगे। फिलहाल जिस तरह का एक परिदृश्य है, अलग अलग सम्मेलन के जरिए अलग अलग तरीके से साधने की कोशिश की जा रही। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।